तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ये हम लोगों की आखिरी क्लास है। ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जितना पढ़ना था वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी एप्लीकेशंस वाला पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। बेसिकली अगर आप गूगल सर्च करोगे विकीपीडिया तो तुम्हें बहुत सारी एप्लीकेशंस न्यूक्लियर केमिस्ट्री की देखो मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जो एप्लीकेशंस मैं बता रही हूँ या कोई और बता रहा है या किसी टेक्स्ट बुक में लिखी है सिर्फ उतनी ही एप्लीकेशंस है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट्स नॉट लाइक दैट। किसी भी चीज़ की बहुत सारी क्या हो सकती हैं, एप्लीकेशंस हो सकती हैं, बट हम कैसा है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड मैनर में छोटी छोटी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जिनका हमारे सिलेबस से लेना देना है। ठीक है, अच्छा। और उसके अलावा पॉइंट नंबर 2, जो एप्लीकेशंस बहुत ही कॉमन है डे टू डे लाइफ में आपने कभी सुना है तो उन एप्लीकेशंस के बारे में बातचीत करेंगे। अदरवाइज़ पता चले तुम में से कोई एक इंसान ये मैसेज कर रहा है कि ये भी तो उसकी एप्लीकेशन हो सकती है ना, तो डेफिनेटली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट हम लोग उस बारे में नहीं घुसेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ जितने हमें काम है सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखो एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो 2 प्रकार की डेटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक है कार्बन डेटिंग और दूसरा है यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग के बारे में आप ऑलरेडी बायोलॉजी में आई थिंक सुने होंगे। जब आप छोटे थे, बचपन में आप ये वाला चैप्टर पढ़ते थे इवोल्यूशन, तो उसमें सब टॉपिक्स होते थे ना। एग्जैक्टली तो देखो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस समथिंग है ना। अच्छा, तो उसमें वन ऑफ द एविडेंस वाज कार्बन डेटिंग। मतलब कार्बन डेटिंग से हमें अगर कोई भी चीज़ जो धरती के अंदर खुदाई से मिलती है, कोई भी चीज़ से मेरा तात्पर्य है ऐसी चीज़ें जो किसी ज़माने में जीवित थी, मतलब इट माइट बी ए एनिमल और इट माइट बी ए प्लांट और अ ट्री, है ना, क्योंकि वो लिविंग कैटेगरीज में आते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो हम पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फिलहाल तो डेड है बट भूतकाल में वो कितने साल पुराना है, मतलब फ्रॉम प्रेजेंट डे टू द पास्ट जब उसकी डेथ हुई थी, ठीक है, वो कितने साल पुराना है हम ये पता लगा सकते हैं। सिमिलरली वी हैव यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग से हम किसका पता लगा सकते हैं, जो लिविंग नहीं है। जैसे कल को तुम्हें कोई सिक्का मिला, तुम्हें कोई कटोरी मिली, है ना, तुम्हें कोई मान लेते हैं चाकू मिला, कोई गन मिली, सो हाउ यू प्रिडिक्ट देयर एज, आप कैसे पता लगाते हो। या तो आपके पास पहले से कोई प्रीवियस रिटन डेटा होता है कि ये पर्टिकुलर फोटो, इस पर्टिकुलर चीज़ ये इतने साल में बनी थी, तो आप देख लोगे। बट अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो आप कैसे पता लगाओगे। सो दिस इज़ नोन एज यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, तो एक हो गई हम लोगों की कार्बन डेटिंग। तो पहले तो ये समझो कि कार्बन डेटिंग हम कब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं। कार्बन डेटिंग हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पर हम लोगों को उन लोगों की एज पता लगानी है जो बहुत ही पुराने हैं, वो जो वंस वो कभी क्या थे, जिंदा थे। ठीक है, वंस दे वेयर लिविंग, बराबर, वंस दे वेयर लिविंग। तो इसमें प्लांट्स आ जाएंगे, आपके पेड़ पौधे, प्लस इसमें कौन आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे जो अभी करंटली, अच्छा एनिमल्स की स्पेलिंग में एन गायब हो गया, उसको ठीक कर लेना। अच्छा, जो अभी करंटली डेड हैं बट एक गुजरे ज़माने में वो जिंदा थे। अच्छा, एक होती है आप लोगों की रॉक डेटिंग। रॉक डेटिंग में बेसिकली, या इसको वैसे एक डेटिंग और कहा जाता है, इसको कहा जाता है हीलियम डेटिंग। क्यों इसका नाम हीलियम डेटिंग है, इस पर भी हमको बातचीत करनी है बट बाद में। तो अभी मैंने, क्योंकि कार्बन डेटिंग से आपका पुराना लेना देना है इसलिए मैंने बताया। तीसरा होता है मेडिसिनल इंडस्ट्री। आपकी जो मेडिसिनल इंडस्ट्री है, मेडिसिनल इंडस्ट्री में कार्बन डेटिंग का, नॉट कार्बन डेटिंग, रेडियो केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। जैसे तुमने सुना होगा डे टू डे लाइफ में या कभी बायोलॉजी की बुक में, जब बचपन में आप छोटे थे, बच्चे थे, कि अगर मान लेते हैं किसी एनिमल की बॉडी में, अब एनिमल में हम भी आते हैं और जानवर भी आ गए, अगर हम लोग आर्सेनिक, ठीक है, वी यूज़ आर्सेनिक 74, तो आर्सेनिक 74 को हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर।
ठीक है, अगर कहीं बॉडी में ट्यूमर व्यूमर है तो किधर है, इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, आर्सेनिक 74 यूज़ किया जाता है। सिमिलरली हम जो सोडियम है हमारा सबका प्यारा, नॉर्मली सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, बट अगर तुम सोडियम 24 यूज़ करते हो तो सोडियम 24 किस पर्पस के लिए काम आता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट। ठीक है, जैसे कई बार कई लोगों की बॉडी में ब्लड क्लॉट होने लगता है, तो कहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है ये अगर पता करना है, क्योंकि ऐसा देख के तो नहीं समझेगा ना कि ब्लड कहाँ पे क्लॉट हो रहा है, राइट। अच्छा, तो ऐसे केस में ब्लड क्लॉटिंग अगर आपको पता लगानी है तो सोडियम 24 का यूज़ किया जाता है। आयोडीन 131, मैं आयोडीन का मैं सिंबल लिख रही हूँ और 131 मैंने यहाँ पे लिख दिया। थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या क्या दिक्कत आ गई है थायराइड ग्लैंड में, ठीक है, इस बारे में जानकारी के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, आप लोगों के आयोडीन को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जैसे कई लोगों का डाउट होता है या उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि अरे यार रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में तो हमने बहुत कुछ बुरा बुरा सुना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर से बहुत किरणें बाहर निकलती रहती हैं जिससे हमारे सेल्स डैमेज हो जाएंगे, हमको नुकसान पहुंचेगा। तो मैम आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट डालते हैं डॉक्टर्स। तो देखो, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मेडिसिनल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मेडिसिनल इंडस्ट्री में अगर यूज़ किया जाता है तो उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ही छोटी होती है। पहली बात तो उसकी क्वांटिटी हम लोग वैसे भी बहुत कम यूज़ करते हैं बॉडी के लिए, बॉडी के अंदर अगर डाल रहे हो तो, ताकि हमारी बॉडी को डैमेज वो ना पहुंचाए। और दूसरी बात, अगर कल को यूज़ करने की नीड पड़ भी गई तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसकी ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को चूज़ करते हैं जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कल को मान लेते हैं मुझे एक सवाल फ्रेम करना है कि बताइए आप एक डॉक्टर हैं और आप चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए या किसी पर्टिकुलर डिटेक्शन के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट को चूज़ करना। आप गिवन ऑप्शंस में से किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को चूज़ करेंगे, ठीक है। चारों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, बराबर। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, तो देखो चारों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट भले ही उस डिटेक्शन वाले पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हो, बट चारों को यूज़ किया जाएगा क्या, नहीं। उनमें से उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को चूज़ किया जाएगा जिसकी हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट है। तो या तो आपको कोई ना कोई डेटा दिया होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बाजू में क्या कि आप उसकी हाफ लाइफ निकाल सको, या फिर सीधा सीधा बाजू में उसकी हाफ लाइफ दे देगा सिर्फ ये चेक करने के लिए कि एक स्टूडेंट को ये बात पता है कि नहीं कि अगर आपको कोई चारों रेडियो एक्टिव एलिमेंट दे दे और उनमें से बोले कि सभी इस पर्टिकुलर डिटेक्शन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, तो उनमें से आप कौन सा चूज़ करेंगे, द वन विच हैविंग दी हाफ लाइफ लेस, ठीक है। तो मेडिसिनल इंडस्ट्री में यही एक सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, ठीक है, जिसको हमें फुलफिल करना होता है। और इसको जब हम फुलफिल करते हैं तब हम लोग जो भी अपनी बॉडी के अंदर डिटेक्ट करना चाह रहे हैं वो डिटेक्शन हम लोगों का हो जाता है। और जिन एलिमेंट्स को आप यूज़ करते हो कुछ भी डिटेक्ट करने के लिए, इन्हें कहा जाता है, दे आर नोन एज आइसोटोपिक, टॉपिक बोलते हैं उसको, आइसोटोपिक ट्रेसर्स। अब ट्रेसर, मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें इतनी अंग्रेजी भाषा आती होगी कि ट्रेसर वर्ड का जो मीनिंग है ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रेसर, है ना। ट्रेस क्योंकि वो कर रहा है, सो देयरफॉर दे आर नोन एज आइसोटोपिक ट्रेसर, ठीक है। अब जैसे कई लोगों का डाउट होगा कि मैम सोडियम 24 ही क्यों, सोडियम 23 क्यों नहीं। देखो, क्योंकि सोडियम 23 इज अ नॉर्मल सोडियम दैट वी कंज्यूम इन आवर ऑलमोस्ट डे टू डे लाइफ, तो ऑब्वियस है कि वो तो हमारी बॉडी में खुद पहले से मौजूद है। सो नॉट दिस, कोई दूसरे आइसोटोप्स हमें उसके यूज़ करने होंगे, और उन आइसोटोप्स में से भी 24 को इसीलिए चूज़ किया गया है क्योंकि शायद वो उस काम के ज़्यादा लायक हो, और माइट भी कि बाकी लोगों के साथ साथ उसकी रेडियो एक्टिविटी की जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम हो। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स, हमें उनमें नहीं जाना है। कुछ एक आधी एग्जाम्पल्स हैं वो मैं तुमको बता रही हूँ, उनको बस तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है, बस खत्म।
ये तुम लोगों को पता होना चाहिए था कि मेडिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, हम लोग डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस मतलब किसी भी चीज़ का अगर आपको पता लगाना है बॉडी के अंदर, जो आप नॉर्मल एक्सरे से या सिटी स्कैन वगैरह जैसी चीज़ों से अगर आप नहीं पता कर पा रहे हो नॉर्मली, तो आप इस केमिकल की तरफ से आप क्या करते हो, काम करते हो। अच्छा, अब ये केमिकल कैसे काम करता है वो हम लोगों को इस पे ज़्यादा नहीं घुसना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं घुसना है कि ये बॉडी के अंदर जाके किस तरीके से काम करता होगा, क्या होता होगा हमारी बॉडी के अंदर वगैरह वगैरह, डोंट मूव इन साइड दैट। अच्छा, वैसे और भी हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, जैसे मान के चलिए इफ़ यू हैव थेलियम Tl, अच्छा पिंक कलर चल रहा था ना हमारा, तो सो लेट्स मूव टूवर्ड पिंक कलर। Tl अगर आपके पास है कौन सा, 201 वाला, तो ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर आप लोगों का एलिमेंट है इसे हार्ट के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप किसी भी रेडियो एक्टिव को किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव टेक्टीनियम, ठीक है, 99, तो आप इसको किसके लिए यूज़ करोगे, आप इसको यूज़ कर सकते हो ब्रेन के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हो किडनी के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हो थायराइड ग्लैंड्स के लिए। अगर आपके पास मान लेते हैं गैलियम है, ठीक है, गैलियम 67, तो ये किस काम के लिए आ सकता है, ये ट्यूमर्स को ठीक करने के लिए आ सकता है। तो दीज आर वेरियस यूजेस, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो जितने तुम्हें गूगल में मिलेंगे तुमको याद तो नहीं करके रखोगे ना, बराबर। तो बस ये सिर्फ ऐसा है कि एक कान से सुनो एक कान से निकालो। कुछ इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्सेनिक, सोडियम, आयोडीन, जिनको मैंने टॉप पे लिखा है वो आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए, ठीक है। कार्बन डेटिंग और हीलियम डेटिंग मैं सबसे आखिरी में पढ़ा के दूंगी, क्योंकि उसमें मुझे न्यूमेरिकल्स भी कराना है। इस टॉपिक में मुझे कुछ न्यूमेरिकल व्यूमेरिकल नहीं कराना है, ये सिर्फ थेरी है जो चली जा रही है, इसलिए मैं पहले इसको ले रही हूँ। दूसरी चीज़ है, एक मिनट, हाँ ठीक है, दूसरी चीज़ है एग्रीकल्चर, ठीक है, मतलब चौथी चीज़ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे भी हम लोग रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। कैसे, इफ़ यू हैव अ फॉस्फोरस 32, वैसे नॉर्मली फॉस्फोरस क्या होता है 31, बट अगर आप फॉस्फोरस 32 को यूज़ करते हो, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में, इसके फर्टिलाइजर्स में, तो आपको ये पता लगाया जा सकता है कि जो भी प्लांट है उस पर्टिकुलर प्लांट की फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने की रेट क्या है, ठीक है, बराबर। इसका रेट मतलब क्या मेजर करने के काम आता है, मेजर्स फॉस्फोरस इनटेक या अपटेक ऑफ प्लांट, फॉस्फोरस किस रेट से उस पर्टिकुलर प्लांट में जा रहा है ये पता लगाने के लिए। जैसे कई बार जो एग्रीकल्चर में जिनका ध्यान होता है उन लोगों के लिए मेन कंसर्न क्या होता है कि इस प्रकार के पौधे को इस प्रकार की मिट्टी चाहिए, इस प्रकार के प्लांट को इस प्रकार की मिट्टी चाहिए, इसके लिए ये ज़रूरी है, इसके लिए वो ज़रूरी है, यही तो मेजर कंसर्न होता है। तो अगर किसी को पता होगा कि हाँ इसका इनटेक ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डील कर पाएंगे, है ना। सल्फर 35 इसका यूज़ किया जाता है, बराबर, किस काम के लिए, एयर फ्लो को मेजर करने के लिए, ठीक है, किस काम के लिए, एयर फ्लो को मेजर करने के लिए, पेस्टिसाइड्स को टैग करने के लिए। सो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ सल्फर। अगर मैं मान लेते हैं ट्रीटियम का यूज़ करती हूँ, ट्रीटियम समझते हो, हाइड्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 3, राइट, एटॉमिक मास 3, नॉट एटॉमिक नंबर, तो इसको यूज़ किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को टैग करने के लिए। मैं हाइड्रोकार्बन्स को शॉर्ट फॉर्म में HC लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप कार्बन 14 को यूज़ करोगे, वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि कार्बन 14 इज यूज फॉर कार्बन डेटिंग, बट इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस में CO2 काम कर रहा है वगैरह वगैरह, रिसर्च वर्क के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, हम कितनों को याद रखेंगे। चलो ये हो गया। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में भी आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हो, यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे बहुत बड़े बड़े ऑयल पाइपलाइंस हैं, गैस पाइपलाइंस होते हैं, वाटर पाइपलाइंस होते हैं जो कई किलोमीटर लंबे फैले हुए होते हैं, है ना।
अब खैर हमारे इंडिया में तो जो गैस है वो पाइपलाइंस के वाया नहीं आती, बट कई ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे जैसे अपने घर में नल होता है ना पानी का, तो सिमिलरली वहाँ पे भी पाइपलाइंस होती हैं आपके घर में एलपीजी की। अब सोचो अगर हर घर में, उस एंटायर देश के हर घर में अगर वो पाइपलाइंस बिछाएंगे, कहीं किसी पाइपलाइन में लीकेज अगर हुआ, तुम तो जानते हो कि गैस मतलब भाव क्या कर सकती है, तो दे हैव टू डिटेक्ट कि कहीं सब कुछ ठीक ठाक तो है ना भाई। अब अपने इंडिया में कैसा है, जब तक किसी वाटर पाइपलाइन से फवारा नहीं निकलेगा, वहाँ आजू बाजू बहुत बड़ा स्विमिंग पूल नहीं बन जाएगा, तब तक अथॉरिटीज़ ये सोचती भी नहीं है, हाँ पाइपलाइन डाल दी भगवान भरोसे, कौन लीकेज वीकेज देखेगा। बट हर जगह ऐसा नहीं होता है। कई ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, जिन लोगों को ये सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि कहीं उनके कंपनी में जो जिस पाइप से पर्टिकुलर गैसेस जा रही हैं, कहीं उसमें क्या नहीं है करके आपका गैस लीक तो नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। इट कैन बी डेंजरस। भोपाल की जो गैस ट्रेजिडी हुई थी वो इसी रीज़न की वजह से तो हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजिडी, कि जिस कंपनी में पर्टिकुलर एक काम हो रहा था वहाँ की पाइपलाइन ख़राब होने में आ गई थी, उसका लीकेज वगैरह चेक नहीं किया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। 2 दिसंबर 1984 को ये वाली घटना हुई थी। मैंने जिस साल मेंस का एग्ज़ाम दिया था उस साल मेरे ही पेपर में, मेरे सेट में आखिरी के 3 क्वेश्चंस बहुत ही मतलब जनरल नॉलेज वाले टाइप के थे, वो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर से। एक के बारे में तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी रिलीज होती है। सोचो ये मेरा पेपर का क्वेश्चन था, ऐसा डायरेक्टली नहीं था, थोड़ा घुमा फिरा के था, बट इनडायरेक्टली उसने यही पूछा था 38 एटीपी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई है उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, उस गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये पूछा गया था। तो जब आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, जब आप पढ़ते हो तो उसमें आई थिंक आपको ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई है ये आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट, मैं अभी लिख के नहीं दे रही हूँ, बट ध्यान रखना क्या मैं आप पढ़ोगे इसको डेफिनेटली, क्या जब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रीड करोगे, मिथाइल आइसोसाइनेट ये लीक हुई थी। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो चेक करें कि कहीं लीकेज तो नहीं है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि जैसे मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक अलमारी है लोहे की। आजकल तो खैर लोग वुडन के कबर्ड्स यूज़ करना स्टाइल में आ चुका है, फैशन में। एक ज़माना था जब लोगों के घर में लकड़ी के कपाट हुआ करते थे, फिर बाद में तुम देखना लोहे की, आई थिंक कहते हैं उसको अलमारी, लोहे की अलमारी का ज़माना आया। लोग बोलते थे अच्छा लकड़ी का कपाट, ज़रूर ये गांव का इंसान है। फिर अभी देखो वही सेम लकड़ी के कपाट अगेन फैशन में आ चुके हैं, ट्रेंड में आ चुके हैं, बट विथ न्यू डिज़ाइंस एंड ऑल। तो जो लोहे के बनते हैं अलमीरास वगैरह, आप उनकी एक बार लोहे की जो थिकनेस है जिसको हम लोग बेसिकली गेज में मेजर करते हैं, वो आप देखिएगा, है ना। अच्छा, उसके अलावा जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पैनल्स बनते हैं, ट्रांसफार्मर्स जो बनते हैं, उनकी जो आउटर बॉडी होती है आप उसको चेक करिएगा, उसकी थिकनेस को चेक करिएगा। तो आप ये देखेंगे कि थिकनेस मेजर कैसे की जा रही है ना। मतलब उस पर्टिकुलर मेटल को या उस पर्टिकुलर मटेरियल को, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कार की बॉडी हो, कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या पता चले वो जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो उस पर्पज़ के हिसाब से वो बहुत ही पतला है या बहुत ही भारी है, बहुत ही मोटा है, राइट। तो ऐसे केस में इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं किस काम के लिए, कार्बन 14 को। मतलब बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए, कितना सिंथेसिस हुआ हमें उसमें नहीं जाना है कि कहाँ कितना किस तरीके से यूज़ हो रहा है, बट बस इतना याद रखो कि हाँ इंडस्ट्रीज़ में भी ये चीज़ क्या होती है, यूज़ होती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता तो मैं डेफिनेटली मार्क कराई होती, बट इतना बस याद रखना कि पाइपलाइन का लीकेज, थिकनेस, विकनेस, वैसे कोई पूछेगा नहीं इससे तुमको सवाल, ठीक है। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है, हमारे इंडिया में तो खैर पैक्ड फूड्स का भी फ़िलहाल उतना ट्रेंड नहीं है। अदरवाइज तुम किसी बाहर की कंट्री में देखोगे सब्जी कटी हुई है, उबली हुई है, पैक्ड है, घर लाओ, मसाला मिक्स करो, क्योंकि वो लोग जो खाना खाते हैं नो डाउट उनके खाने का भी अपना खुद का उनका एक ट्रेडिशन है, बट
वी इंडियंस कैनॉट ईट, हम नहीं खा सकते, ठीक है। मैं तो नहीं खा सकती, बाकियों का मुझको नहीं पता। मैं तो, अगर आप मुझे उसके अलावा जो हम अपने घर में डेली खाना खाते हैं, मसाले का तड़का हुआ, वट जो भी आप कहो उसको, उसके अलावा अगर कोई आपको ऐसा खाना दे कि आपको उबली सब्जियां हैं, उसमें कुछ चीज़ें मिक्स कर दी गई हैं, सॉसेस, विनेगर, ऑलिव ऑयल कुछ ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया, और बोलेगे ये खाना है खाओ। और इवन वेजिटेरियन खाना छोड़ो, नॉनवेज में भी वो बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं उसको बिगाड़ने का। तो ऐसे केस, अच्छा आई एम नॉट ए नॉन वेजिटेरियन, बट मैंने देखा है उसको बिगड़ते हुए। तो ऐसे केस में वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बल्कि ये बहुत ही गंदी चीज़ है, पैक्ड फूड हमें कभी नहीं खाना चाहिए। बट अब ऐसे में क्या होता है कि वो लोग खाने को गामा रेडिएशन से इरेडिएट कर देते हैं। गामा रेडिएशन, जैसे अपना जो नागपुर है, यहाँ पे क्या नाम है यार उस जगह का, नीरी, ठीक है, राहटे कॉलोनी के पास, राहटे कॉलोनी ना, हाँ शायद वहीं पे, जो अजनी का रेलवे स्टेशन के लिए हम मुड़ते हैं उससे पहले राहटे कॉलोनी के पास नीरी है। अब नीरी का फुल फॉर्म देख लेना। वहाँ हमारी जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जो मैंने मतलब जब पीजी में जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा था, हमारा ये वन ऑफ द सब्जेक्ट था, दो मुझे कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं आया उतना, मुझे पॉलीमर में आया। तो उस वक्त हमारी टीचर बताती कि वहाँ पे प्याज और आलू आते हैं, ठीक है। वो बताती थी कि वहाँ पे प्याज और आलू आते थे, लांजेवार मैम, कि ट्रक भर भर के, क्योंकि उस ट्रक में जो प्याज और आलू थे उन्हें एक चैम्बर में डाला जाता था। उस आलू और उस प्याज को इरेडिएट किया जाता था गामा रेडिएशन से। जो भी आपका फूड होता है उस फूड के अंदर क्या दिया जाता है, उसको गामा रेडिएशंस दिए जाते हैं। क्योंकि गामा रेडिएशंस देने के बाद क्या होता है, उस फूड के स्पॉइल होने की, ठीक है, उस फूड के स्पॉइल होने की जो रेट होती है, मतलब स्पॉइल मतलब सड़ने की, गलने की, उसकी एक्सपायरी डेट जो भी आपको हो, वो बढ़ जाती थी। मतलब अगर कोई आलू लेट से 2 महीने में ख़राब होने वाला तो 4 महीने बाद होगा, 5 महीने बाद होगा, है ना। तो इस तरीके से फूड से गामा रेडिएशंस उसमें डालकर हम उसकी फूड लाइफ जो है वो क्या कर लेते थे, बोलो, इंक्रीज कर लेते थे। फूड लाइफ हम लोग क्या करते थे, इंक्रीज। जैसे अभी आप घर में क्या करते हो, अगर आप कोई भी सब्जी वगैरह खरीद के लाते हो, फ्रिज में डालते हो ना, ताकि ज़्यादा दिनों तक वो अच्छे से सुरक्षित रहे। अगर आप दूध खरीद के लाते हो मार्केट से, आप उबाल के रखते हो, है ना, ताकि दूध उबला है तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह पनपे हैं कम से कम वो आप लोगों का ना पनपे और 2-3 दिन तक हम दूध को यूज़ कर सके। चिकन और मीट को डीप फ्रीज़र में रखते हैं ताकि उनमें बैक्टीरिया ना पनपे, क्योंकि जिस पॉइंट पे चिकन और मीट को काटा जाता है अगर उसको फ्रिज में ना रखें तो उसमें फटाफट बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, और बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, और अगर आप उसी बैक्टीरिया को खा जाओ तो दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो ऐसे में हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो सिमिलरली वन ऑफ द तरीका इस गामा रेडिएशंस आप फूड में डालो ताकि उस फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सके। और गामा रेडिएशंस तो देखो अलग अलग जगहों से भी ला सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो गामा रेडिएशंस देते होंगे। तो कोबाल्ट 60 इज़ अ वेरी फेमस, ठीक है, फॉर दिस पर्पस, रेडिएशन पर्पस ऑफ गामा, as well as cesium 137, this is also famous। मैं अभी तुमको यूजेस बता रही हूँ, मैंने अभी कार्बन डेटिंग वगैरह तो पढ़ाना शुरू भी नहीं किया। अच्छा, 7वें यूज़ की तरफ आ जाते हैं। 7th यूज़ इज, अब जो मैं 7th यूज़ बता रही हूँ ये उतना खैर डिटेल में नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि हम लोगों के एनवायरनमेंट में अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। अच्छा, अब कई ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम करवाते हैं, जैसे एक ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत ही फेमस है, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। उस ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन की अगर आपको मैकेनिज्म समझनी है कि कौन सा ऑक्सीजन गया, कार्बोक्सिलिक का कि अल्कोहल का, अगर आपको एसिड की हाइड्रोलिसिस समझनी है या कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म समझनी है, तो कई बार हम उनके एटम्स को आइसोटोप से क्या करते हैं, रिप्लेस, ताकि हमें पता चल सके कि अच्छा इसके पास भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, बट इसके पास 16 नंबर का ऑक्सीजन है, इसके पास 18 नंबर का ऑक्सीजन है। अच्छा, मतलब 18 वाला गया 16 वाला नहीं गया, इस तरीके की जजमेंट में। तो इसको मैं सीधा सीधा यहाँ पे इतना लिख दे रही हूँ, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में मतलब ये आ जाता है किसी भी चीज़ की रिसर्च वगैरह के पर्पज़ के लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं। तो एक तो ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया तुमको, अनियन का, आलू का, इन्हें गामा रेडिएशन से आप इरेडिएट करो। और भी बहुत सारे होते हैं, गेहूँ, चावल, जूट,
है ना, मूंगफली, नारियल, इनको भी किया जाता है गामा रेडिएशन से इरेडिएट। इवन गामा रेडिएशंस का एक और एप्लीकेशन है, ये तो तुमने आई थिंक कंफर्म है, इसको तो सुना ही होगा ही सुना, कैंसर का ट्रीटमेंट, ठीक है, उसे कौन सा तो कहते हैं, कीमोथेरेपी आई थिंक कहते हैं, है ना, कीमोथेरेपी, कैंसर का ट्रीटमेंट, बस यही कैंसर का ट्रीटमेंट यही कोबाल्ट 60 की गामा रेडिएशंस करती हैं। बट दिक्कत ये है, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना कि कैंसर 3rd स्टेज में पहुंच गया है, 4th स्टेज में पहुंच गया है, तो ऐसे केस में हम उनको क्योर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? आपके पास तो गामा रेडिएशंस है, आप गामा रेडिएशंस के वाया आप ट्यूमर को जला दो। बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की बॉडी के एक पर्टिकुलर साइट में ट्यूमर है, तो जिस साइट में ट्यूमर होता है उस साइट वो गामा रेडिएशंस इरेडिएट करते हैं। गामा रेडिएशन से जो भी एनर्जी आती है वो उस पर्टिकुलर एनर्जी से उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करते हैं, जला देते हैं, मार डालते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब लेकिन जब वो ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान कई उस पर्टिकुलर ट्यूमर के आजू बाजू के हेल्दी सेल्स भी मर जाते हैं। तो अगर आपका कैंसर इनिशियल लेवल पर है तो क्योंकि उस वक्त ट्यूमर कम होगा तो डेफिनेटली आप उस ट्यूमर को जब मारोगे तो उसके साथ कुछ हेल्दी सेल्स मरेंगे, लेकिन वो कम मरेंगे। लेकिन अगर ट्यूमर पूरी बॉडी में फैल गया है, आप अगर पूरी ही बॉडी का अगर आप ट्यूमर हटाने की सोच रहे हो, तो ऐसे केस में जहाँ जहाँ से आप ट्यूमर हटाओगे उस ट्यूमर के साथ साथ हेल्दी सेल्स भी तो जाएंगे ना, तो ऐसे में भी बचेगा ही क्या एट द एंड आपकी बॉडी में? कुछ नहीं। सो देयरफॉर एट द लास्ट ये चीज़ अगर पहुँच जाए लास्ट स्टेज में तो आप गामा रेडिएशंस की मदद से भी आप इसे नहीं कर सकते हो। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं गामा रेडिएशंस की, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में अगर उसको यूज़ कर लिया जाए तो उसको फेंकेंगे तो ही ना, उसको स्टेरिलाइज करते हैं। जैसे अगर हम लोग अपने घर में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम प्लेट्स वगैरह धो के रख देते हैं, फेंकते थोड़ी ना, प्लेट्स धोते हैं ना, बर्तन धोते हैं ना, ताकि अगले दिन उसको फिर यूज़ कर सकें। तो मेडिकल इंडस्ट्री में भी आप जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हो, एक सर्जरी के बाद, एक पेशेंट के बाद आप उसे फेंकते नहीं हो, आप उसको क्या करते हो, आप उसको अगली सर्जरी के लिए यूज़ करते हो। लेकिन वो ऐसे डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, है ना। आपको उसके लिए क्या करना रहता है, आपको चेक करना रहता है कि वो इंस्ट्रूमेंट में कहीं प्रीवियस पेशेंट का कुछ जम्स वगैरह तो नहीं रह गए, तो उसको स्टेरिलाइज करने का काम भी गामा रेडिएशंस करती हैं। खैर ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तो मैंने मेरी आंखों के सामने स्टेरिलाइज होते हुए देखा है। जब मैं एक बार, मेरे को थ्रॉट में 2 साल पहले 3 साल पहले बहुत तकलीफ हुई थी मेरे, तो जिस डॉक्टर के पास मैं गई थी उसको मेरे अंदर डालना था एक बड़ा सा कैमरा, ये फूड पाइप तक, कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, फूड पाइप और पता नहीं क्या क्या उनका अंदर का था, कैमरा डाला था। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, पता नहीं अजीब सा उनके पास क्या तो इंस्ट्रूमेंट था, मेरी जीभ को एकदम दबा के प्रेस किया था। क्योंकि अपन कैसा है, अपनी बॉडी में मुंह के अंदर अपन अगर कुछ डालें कैमरा वगैरह ऐसी लंबी चीज़ तो अपन नहीं कर पाते, मुंह नहीं खोल पाते, तो वो पूरा मुंह को ऐसा खोल कर उसको दबा कर जीभ को, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने मेरी जीभ दबाई थी, जो भी उन्होंने किया था, उसको तुरंत मेरे के यूज़ करने के बाद उन्होंने स्टेरिलाइज करने के लिए उनके बाजू में एक मशीन रखी हुई थी उनके कैबिन में, उन्होंने उसमें डाल दिया था। तो ये वाली चीज़ होती हैं। तो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ व्हाट आवर केमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री। खैर एक बार हम थोड़ी सी टेक्स्ट बुक से रीडिंग कर लेते हैं कि क्या कोई ऐसे एडवांटेजेस हैं जो मैंने छोड़ दिए, और उसके बाद फिर मैं कार्बन डेटिंग, न्यूक्लियर डेटिंग, बॉडी के अंदर हमारे कितना ब्लड है ये आप कैसे पहचानोगे, इन सारी बातचीत के बारे में हम लोग डिस्कशन करना फिर शुरू कर देते हैं। एक बार देख लेते कहीं कोई एप्लीकेशन मेरे से छूट तो नहीं गया, जो माइट भी इस बुक में हो और मेरे से छूट गया हो। तो देखो एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो मैंने तुम्हें बताया था ये पहले भी कि नाइट्रोजन जो होता है अगर न्यूट्रॉन ले ले तो कार्बन 14 में कन्वर्ट हो सकता है। खैर ये तो अभी मैं बताऊंगी वापस से कार्बन डेटिंग में, खैर तो इसको अभी मैं नहीं बताती हूँ। अच्छा ये तो मैं आपको ऑलरेडी याद करने को कह चुकी हूँ कि आप इसको याद रखिए कि कौन सा ये एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, क्योंकि देखो सॉरी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, किस पर्पस के लिए। तो मैंने देखो जो जो चीज़ें बताई ये टेबल उससे अलग है, तो इसका मतलब अलग अलग बुक्स होंगी, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टेबल होंगे। क्या आप सब याद कर लेंगे? नहीं, आज सब याद नहीं करेंगे। तो यू आर जस्ट हैव टू रीड, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इसको जस्ट रीड करो और इग्नोर करो।
बाकी हमारी बातचीत हुई थी कि कोबाल्ट 60 को और सीशियम को हम लोग यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए, इरेडिएशन ऑफ, है ना, एग्रीकल्चर में जो फूड प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, गेहूँ मिलता है, आलू मिलता है वगैरह वगैरह। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर कुछ आइसोटोप्स के बाजू में दिया हुआ है, तो उनको आप याद रखो कि किस ट्रीटमेंट में, बस इतनी एप्लीकेशंस है। तो अब हम लोग मूव कर जाते हैं किसके तरफ, आपकी कार्बन डेटिंग की तरफ, ठीक है। 8वीं एप्लीकेशन, मतलब 8वीं तो नहीं है, पहली एप्लीकेशन जो हमने पढ़ना शुरू की थी दैट वाज कार्बन डेटिंग। अब देखो कार्बन डेटिंग ये क्या है, आई डोंट नो इसका नाम डेटिंग क्यों रख दिया, मतलब कुछ और भी रख सकते थे, सिंपल, सोबर, सफोस्टिकेटेड, बट डेटिंग। खैर, कार्बन डेटिंग जो है आपके कार्बन 14 के, ठीक है, रेफरेंस में बोली जा रही है। क्यों बोला जाता है इसको कार्बन डेटिंग? पहली बात, कुछ पॉइंट्स आप इसके तभी अप्लाई कर सकते हो जो चीज़ आपकी क्या हो, वंस, मतलब किसी गुजरे ज़माने में ये चीज़ क्या होगी, जीवित रही होगी तब, ठीक है। आप जैसे मान के चलते हैं आपको बहुत पुरानी कोई लकड़ी की कटोरी मिली। अब लकड़ी, कटोरी भले जीवित नहीं होती, ठीक है, कटोरी थोड़ी ना कोई जीवित चीज़ है, बट कटोरी जिस चीज़ से बनी थी यानी कि लकड़ी, वो लकड़ी तो किसी ना किसी पेड़ का हिस्सा रही होगी, राइट। तो वो पेड़ तो कभी ना कभी जीवित रहा होगा, तो इसके हिसाब से। हाँ, दूसरी चीज़ कि आप लोगों के ये जो एज डिटर्मिनेशन है, मतलब हम लोग कार्बन डेटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, हम कार्बन डेटिंग पढ़ रहे हैं एज को डिटरमाइन करने के लिए। एज डिटर्मिनेशन इससे की जाती है अप्रॉक्सीमेटली, आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता। आपको जैसे अगर मैं बोलूँगी अभी कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे लेट से 7:15, इतना एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेगा। आप बोलोगे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, हम कहेंगे 2021, आपको इतना एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा आज से 5-6 साल, मतलब 5-6 लाख साल पुराना, ऐसा रफ एस्टिमेशन। तो इसमें अगर 5-6 लाख में कुछ हज़ार ऊपर नीचे भी हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपको रफ एस्टिमेशन देता है, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट एस्टिमेशन आपको नहीं मिलता। दूसरी चीज़, ये पर्टिकुलर टेक्निक उन्हीं चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए हैं। अब ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब तुम समझ जाओ मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्या? ओके, अब आगे क्या है, अब इसकी थ्योरी समझते हैं कि आखिर कार्बन डेटिंग किस, आपके क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पे वर्क करती है। प्रिंसिपल कार्बन डेटिंग का बहुत ही सिंपल है, एक छोटी सी रिएक्शन, ठीक है। पहली बात तो हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन में, सॉरी, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपको कार्बन 12 ज़्यादा मिलता है, कार्बन 14 आपको अपर एटमॉस्फेयर में मिलता है, ठीक है। मतलब अगर किसी का डाउट ये है कि एनवायरनमेंट में क्या कार्बन 14 है, बिल्कुल है, लेकिन वो बहुत ही कम है। कार्बन 14 इज फाउंड इन अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये अपर एटमॉस्फेयर में ही आपको मिलेगा। खैर, कार्बन 14 आखिर बना कैसे, मतलब कार्बन 12 तो चलो ठीक है, नेचुरली अकरिंग है, बट कार्बन 14 कैसे बना? तो कार्बन 14 कुछ इस प्रकार से बनता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि जब हमारे पास नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है N2 के फॉर्म में, अगर इस N2 का लेट से ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, N और N अलग हो जाए और किसी भी मॉलिक्यूल को उसके एटम्स में तोड़ देना अलग अलग, इट इज़ नोन एज एटोमाइजेशन। उसको हमने तोड़ दिया, आपने बॉर्न हेबर साइकिल में आई थिंक इस चीज़ को पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज एटोमाइजेशन। और अगर आप उसको न्यूट्रॉन से बोम्बार्ड करते हैं, अगर आप उसको किससे बोम्बार्ड करते हैं, न्यूट्रॉन से, तो जो आपको स्पीशीज़ मिलती है या जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो होता है बेसिकली आप लोगों का कार्बन और साथ में प्रोटॉन। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन को न्यूट्रॉन कैप्चर करवाया, है ना, मैंने बेसिकली क्या करवाया, न्यूट्रॉन कैप्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो जब नाइट्रोजन क्या करता है, न्यूट्रॉन कैप्चर करता है, न्यूट्रॉन कैप्चर क्या होता है हम ऑलरेडी पिछली क्लास में बातचीत कर चुके हैं, तो जाके हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को क्या मिलता है, कार्बन 14 मिलता है। और ये जो कार्बन 14 नामक प्राणी है, दिस कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव है,
कौन है ये बताओ? ये रेडियो एक्टिव है। बल्कि ये मतलब इसकी तुम सोचो, जैसे मैंने क्या बताया, दुनिया में हर रेडियो एक्टिव चीज की एक हाफ लाइफ होती है, ये तो मानते हो। तो इस कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो समथिंग 5760 ईयर्स, मतलब अगर आपके पास लेट से 10 ग्राम कार्बन 14 है, इमेजिन करो अभी तुम्हारे घर में 10 ग्राम कार्बन 14 है, तो 10 ग्राम कार्बन 14 को 5 ग्राम कार्बन 14 में कन्वर्ट होने में, मतलब 5 ग्राम उसका खर्च होने में या 5 ग्राम बचने में उसको 5760 साल अप्रोक्सीमेटली लग जाएंगे। ठीक है, इतने साल लग जाएंगे तब जाके वो आधा होगा। और इसी बात का फायदा उठाया हमारे एक विलर्ड लिबी करके एक साइंटिस्ट ने, और उन्होंने कहा कि जिन जिन मटेरियल के अंदर कार्बन होता है, इसीलिए आई सेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना, इसीलिए आई सेड ऑर्गेनिक, हाँ कई इसीलिए आई सेड ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर कार्बन होता है। तो इसी बात का फायदा विलर्ड लिबी ने उठाया। आपको इनके साइंटिस्ट का नाम याद रख के कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अच्छा इस पर्टिकुलर चीज का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इस पर्टिकुलर चीज का मैं इस्तेमाल किस पर्पस के लिए कर सकता हूँ, ताकि उस ऑर्गेनिक मटेरियल की एज बताने के लिए। ठीक है, अच्छा कैसे, देखो अब मान लेते हैं ये जो पर्टिकुलर कार्बन 14 है। अब देखो मैंने क्या कहा कि कार्बन 14 अपर एटमॉस्फेयर में मिलता है। अगर कार्बन 14 अपर एटमॉस्फेयर में मिलता है तो इसका मतलब मैडम हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहते हैं। हम अपर एटमॉस्फेयर में थोड़ी ना जाते हैं रोज रोज घूमने पैराशूट लगाकर, रॉकेट लेकर, तो डेफिनेटली नहीं मिलना चाहिए। बट हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन तो है, उस नाइट्रोजन की वजह से कार्बन 14 प्रोड्यूस होता है। हाँ, और ऐसा भी नहीं होता कि बहुत सारा कार्बन 14 प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, तो इफ बिकॉज समथिंग कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से N और N टूटे होंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन कैप्चर हुआ होगा, समथिंग लाइक, तो कभी भी अगर कार्बन 14 अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बनता है, कभी बन गया, लेट से, मुझे नहीं पता कि अभी मेरे आजू बाजू की हवा है उसमें कार्बन 14 है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मान के चलते हैं है, मान के चलना ही पड़ेगा है, तभी तो अपन कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो अगर मैं मान के चलती हूँ कि अगर है, तो कार्बन 14 ये एंट्री ले लेता है, ये एंटर करता है, किसकी बॉडी में एंटर करता है, ये कार्बन 14 एंटर कर जाता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर में। अब प्लांट्स की बॉडी के अंदर कैसे गया, सोचो। अच्छा इमेजिन करो, प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स। मान लेते हैं अभी एक पेड़ में अमरूद, गुआवा लटक रहा है, मैंने तोड़ के खा लिया, उस गुआवा में कार्बन 14 था, तो बेसिकली वो कार्बन 14 मेरे अंदर भी है। तो प्लांट्स के अंदर अगर गया तो मतलब एनिमल के अंदर भी जाएगा, यानी कि मैं ह्यूमन बीइंग, ठीक है, राइट। अगर मान लेते हैं लेट्स से मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, मेरे से एक बेबी होता है, तो मेरे बेबी के अंदर भी जाएगा। अगर मान लेते चलो गुआवा मैंने नहीं खाया, उस गुआवा की लीफ किसी बकरी ने खा ली, गोट ने, ठीक है, तो उस गोट के अंदर जाएगा, फिर गोट को जो खाएगा गोट के थ्रू किसी और के अंदर जाएगा। तो बेसिकली एक आपकी क्या कहते हैं इसको, बायोलॉजी में कुछ कहते हैं ना इसको, एनिमल, एक एनिमल दूसरे को खाता है समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये वो चेन या वो साइकिल चलती ही जाएगी, और इस तरीके से कार्बन 14 बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं कि क्या, खैर मुझे याद नहीं आ रहा है, कि एक एनिमल बॉडी से दूसरी एनिमल बॉडी में जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है, हु ईट्स हूम वाली में, तो एग्जैक्टली तो खैर याद नहीं है, जान दो, हम बायोलॉजी पढ़ भी नहीं रहे। तो इस तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। कार्बन 14 जो है वो क्या हुआ, प्लांट की बॉडी के अंदर गया, ठीक है, और प्लांट से तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर आ ही जाएगा। अब इस बारे में तुम्हें अपनी खोपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम प्लांट की बॉडी के अंदर कैसे गया, जाता है भाई, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जाता है, ठीक है, तुम उसकी टेंशन मत लो कि कैसे गया, क्यों गया, गया वो। अब हमारी बॉडी के अंदर चला तो गया, ठीक है, बराबर, अब ये हमारी बॉडी के अंदर चला तो गया, लेकिन अब उसके आगे क्या होता है, उसके आगे क्या होता है, अब हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद, तो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद ये जो रेडियो एक्टिव नेचर का कार्बन 14 भी मौजूद है, एज वेल एज हमारी बॉडी के अंदर में और क्या मौजूद है, कार्बन 12 भी मौजूद है। क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव तो कम संख्या में गया होगा ना, लेकिन कार्बन 12 तो हम तो अपनी सब्जी, फल, दाल जो भी खाते हैं उसके फॉर्म में तो जाता ही है। तो बेसिकली ऐसा होता है
कि अगर कोई लिविंग प्लांट, ठीक है, अगर कोई लिविंग प्लांट है या कोई भी लिविंग एनिमल है, तो उस पर्टिकुलर लिविंग प्लांट या उस पर्टिकुलर लिविंग एनिमल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 रिमेन्स कांस्टेंट। ये पर्टिकुलर रूल हमको लगाकर चलना है, ठीक है, इन लिविंग प्लांट एंड लिविंग एनिमल। मतलब जब तक वो पर्टिकुलर, ठीक है, एनिमल या पर्टिकुलर जानवर जब तक जीवित है तब तक उसकी बॉडी में इसकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट मेंटेन रहती है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं। आपने सभी ने छोटी क्लासेस में 8th में 9th में 10th में कभी तो कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल ये सब पढ़ा होगा। तो तुम ये जानते हो कि अगर किसी, जैसे कि सोचो अगर प्लांट्स एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के नाम पे CO2 लेते ही रहते, तो ऐसे में तो एटमॉस्फेयर में कार्बन की क्वांटिटी कितनी कम हो जाती। तो ये ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर हम लोग भी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ब्रीथिंग करते ही रहते तो ऑक्सीजन तो अभी तक डिप्लीट हो जाना चाहिए था, बट स्टिल नहीं हुआ है। तो एक बैलेंस मेंटेन होता है। अगर आप इनटेक कर रहे हो तो आप बाहर भी तो निकालते हो किसी ना किसी फॉर्म में। तो अगर मैं कार्बन 14 को अपनी बॉडी के अंदर एंट्री दे रही हूँ, है ना, किसके वाया CO2 के फॉर्म में बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर घुसता है फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस में। तो जब वो प्लांट एक्सेल आउट करता है ना, तो उसी फॉर्म में वो बाहर भी निकल जाता है, सच दैट कि एक बैलेंस मेंटेन रहता है कि प्लांट की बॉडी के अंदर कार्बन 14 इतनी ही संख्या में रहेगा, एक बैलेंस मेंटेन रहता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो लिविंग प्लांट है या जो लिविंग एनिमल है उसके अंदर इस कार्बन 14 की जो कंसंट्रेशन है, जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी बॉडी के अंदर ये इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब जिस रेट से कार्बन 14 वो पर्टिकुलर लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी सेम रेट से वो बोलो क्या कर रहा है, वो डीके भी कर रहा है। रेट ऑफ डीके ऑफ कार्बन 14 और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन 14 ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, अभी मैं जिंदा हूँ तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मेरी ये बॉडी के अंदर कार्बन 14 है, कार्बन 12 भी है, लेकिन जितना अमाउंट मैं कार्बन 14 का कंज्यूम कर रही हूँ उतना ही अमाउंट किसी ना किसी फॉर्म में, आई डोंट नो विच फॉर्म में, मेरी बॉडी से कार्बन 14 का बाहर भी जा रहा होगा, ताकि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ताकि अब होता ये है कि अब अगर मैं मर गई, ठीक है, अब अगर मैं मर गई, अब मेरी डेथ के बाद क्या होगा, आफ्टर डेथ मैं मर गई हूँ, मेरी बॉडी को दफना दिया गया है, या कोई प्लांट मर गया है, प्लांट की जो लकड़ी है वो पड़ी हुई है धरती के अंदर किसी कोने में, काने में, है ना। तो अब उसकी बॉडी के अंदर नया कार्बन 14 तो नहीं जा रहा है, क्योंकि कार्बन 14 तभी जाता है जब तक प्लांट या एनिमल जीवित हो। अगर प्लांट या एनिमल जीवित नहीं है तो कार्बन 14 नहीं जाएगा। तो आफ्टर डेथ जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 का जो इनटेक होता है, यानी कि उसके अंदर जाना, वो तो स्टॉप हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो तो स्टॉप हो जाता है। और जो कार्बन 14 ऑलरेडी अंदर रहता है, क्योंकि बाहर भी तो नहीं निकलेगा, अगर अंदर नहीं जा रहा तो बाहर भी नहीं आएगा, तो जो ऑलरेडी इनसाइड रहता है वो बेसिकली ट्रैप हो गया, है ना, वो वहीं के वहीं जकड़ के रह गया। अब धीरे धीरे, तुम तो जानते हो, क्योंकि कार्बन 14 का जो नेचर है, ये नेचर कैसा है, ये नेचर इसका रेडियो एक्टिव है। इसका ये नेचर कैसा है, इसका ये नेचर रेडियो एक्टिव है। और क्योंकि इसका नेचर रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव नेचर होने की वजह से ये क्या करेगा, खुद को डिसइंटीग्रेट करेगा, है ना, ये खुद को डीके करना शुरू करेगा, स्टार्ट्स इट्स डीके। ये खुद को क्या करेगा, डीके करेगा। कि ये बात अलग है कि इसको डीके होने में वक्त लग जाएगा, बट ये डीके करेगा। कैसे डीके करेगा, जरा रिएक्शन के थ्रू समझाओ। इस डीके की जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन ऐसी होती है कि किसी भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर यदि कार्बन 14 है, या यदि किसी ज़माने में कार्बन 14 रहा होगा, और अगर ये डीके कर रहा है, तो ये बना कैसे था, ये नाइट्रोजन से बना था,
ये वापस नाइट्रोजन में डीके हो जाता है और किसको एमिट आउट करता है, बीटा पार्टिकल को एमिट आउट करता है। होप सो तुम लोगों को अभी इस पॉइंट तक बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं इस बारे में जानकारी है। ये इसको कहते हैं बीटा पार्टिकल, ठीक है। वो इस तरीके से डीके होगा, बराबर, वो इस तरीके से डीके होगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। अब हम लोगों ने मतलब बेसिकली जिस साइंटिस्ट ने इस कार्बन डेटिंग की खोज की उस साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर आपके पास 1 ग्राम रेडियो एक्टिव कार्बन है, अगर आपके पास क्या है बोलो, 1 ग्राम कार्बन 14 है, 1 ग्राम का कार्बन 14 है, तो ये 1 ग्राम का कार्बन 14 अगर मैं 1 मिनट अपने पास रखूं, कितने पास रखूं अपने पास, 1 मिनट, तो ये 1 मिनट में 12 बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है, 12 बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है। सोचो, ठीक है, आपको इसकी गणित में नहीं जाना है कि कैसे करता है वगैरह वगैरह, बट 1 मिनट में ये 12 बीटा पार्टिकल्स क्या करता है, एमिट आउट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोगों को कोई भी पुरानी धातु मिलती है जिसकी मुझको एज कैलकुलेट करनी है, तो इस कंसेप्ट का यूज़ किया गया, प्लस इस कंसेप्ट का यूज़ किया गया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और क्योंकि वो एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो वो फर्स्ट ऑर्डर के रेट लॉ को फॉलो करेगी, ठीक है। और अगर वो फर्स्ट ऑर्डर के रेट लॉ को फॉलो करेगी और अगर आप उसकी एज डिटरमाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो। वो लोग क्या फॉर्मूला है आपका, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अच्छा, अपॉन टी कहाँ चला गया, खैर, अपॉन टी लॉग बेस 10 एन नॉट अपॉन में एन टी, आप ये यूज़ करो, ठीक है। जहाँ पे इस टी का मतलब होता है एज, ठीक है, जो भी आपको वो पुरानी धातु मिली है, जो भी आपको फॉसिल मिला है, उस फॉसिल की एज, बाकी तो तुमको पता ही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको नहीं पता है, यहाँ पे एन नॉट का मतलब क्या होता है। अभी तक हम लोग एन नॉट को और एन टी को क्या लेते आते थे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास स्टार्टिंग में थे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब आप लोगों के पास है, यही लेते आ रहे थे ना, अभी भी वही लेंगे, बट लैंग्वेज सुनो। अगर मान लेते हैं मुझे अभी एक लकड़ी की कटोरी मिली, ठीक है, मान लेते हैं मुझे अभी क्या मिली, एक लकड़ी की कटोरी मिली, तो जो लकड़ी की कटोरी मुझे मिली है उससे जब कटोरी बनाई गई तो किसी ना किसी पेड़ को काटा गया होगा उस लकड़ी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो जब वो पेड़ जिंदा था, ठीक है, जब वो पेड़ जिंदा था, ठीक है, जब वो पेड़ वॉज अलाइव, जब वो पेड़ जिंदा था, ठीक है, जो भी आपको फॉसिल मिला है, व्हेन दैट फॉसिल वॉज अलाइव, ठीक है, व्हेन दैट फॉसिल वॉज अलाइव, जब वो फॉसिल अलाइव था, ठीक है, जब वो जिंदा था, और एंटी का मतलब होता है नाउ, अभी जिस भी हालत में मिला, ये होता है। लेकिन एंटी और एन नॉट की जगह हमको लिखना क्या है, एंटी और एन नॉट की जगह मुझे लिखना क्या है वो तो बताओ। एंटी और एन नॉट की जगह मुझे ये लिखना रहता है कि जब वो पेड़ जिंदा था, ठीक है, जब वो पेड़ जिंदा था तो उस पेड़ के पास कार्बन 12 भी था, है ना, उस पेड़ के पास कार्बन 14 भी था, बराबर, उस पेड़ के पास कार्बन 12 भी था, उस पेड़ के पास कार्बन 14 भी था। अब जब वो पेड़ मर गया, ठीक है, तो वैसे तो हम यही मान के चलते हैं कि उसके अंदर अब कार्बन 14 है, लेकिन कार्बन 12 भी तो खैर कुछ ना कुछ होगा। तो उस वक्त जब वो पेड़ जिंदा था तो कार्बन 14 वर्सेस कार्बन 12 का रेशो, मतलब कितना कार्बन 14 था वर्सेस कार्बन 12 का रेशो, अपॉन अब जब वो पेड़ या उसका जो भी हमको पार्टिकल मिला है उसका कार्बन 14 अब उसके पास कितना है वर्सेस अब उसके पास कार्बन 12 कितना है, इसका रेशो, ठीक है, अब उसका रेशो, ये हम लोग वहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। ये खैर तुम लोगों को अभी ज़्यादा अच्छे से समझेगा जब मैं न्यूमेरिकल्स करा कर दूंगी, ये होता है। अब इसमें मैं थोड़े से फॉर्मूले को समराइज कर देती हूँ जो आपको अभी रिक्वायर्ड रहेंगे टाइम निकालने के लिए। 2.303 बाय लैम्बडा, लैम्बडा क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। खैर उसके बाद लॉग बेस 10। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाता है, कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है, काउंट्स मिनट इनवर्स, ग्राम इनवर्स,
ऑफ C14 इन फ्रेश वुड। फ्रेश वुड का मतलब जब वो जिंदा था, ठीक है, जब वो जिंदा था उस वक्त काउंट्स कितने हैं, ठीक है, वही जो मैंने बताया ना कितने बीटा पार्टिकल 1 मिनट में जा रहे हैं। और अब वो ये देखेगा कि अब काउंट्स कितने हैं जब हमको वो पर्टिकुलर पार्टिकल मिला है उसके बीटा पार्टिकल के पर मिनट पर ग्राम में उसके निकालने का। इस तरीके से आप रेशो ले लो। अगर आपको काउंट्स पता है कि कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, काउंट्स मतलब कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, तो आप उनका रेशो ले लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक्टिविटी के टर्म्स में निकाल सकते हो कि एक्टिविटी मतलब ए जब वो जिंदा था, जब वो लिविंग था, और एक्टिविटी अब जब वो डेड है या फिर जब हमें जिस सिचुएशन में मिला है, आप इसके टर्म्स में निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप इसके टर्म्स में भी टाइम को निकाल सकते हो कि जब वो पेड़ जिंदा था, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ लॉक खा गई हूँ। जब वो पेड़ जिंदा था तो उसके पास C14 और C12 का, ठीक है, कितना रेशो था, तब के लिए आप निकाल सकते हो। और अपॉन में क्या ले सकते हो, आप C14 को ले सकते हो, अभी कितना है, क्योंकि देखो C14 को अब कितना है, इस तरीके से ले सकते हो। तो दीज आर द वेरियस टेक्निक्स बाय विच यू कैन कैलकुलेट द टाइम कि वो अब कितना है। खैर, मैं न्यूमेरिकल्स करा के देती हूँ, बाय न्यूमेरिकल्स तुमको ये चीज़ ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी कि किस तरीके से ये किया जाता है। जैसे क्वेश्चन ये है कि एन ओल्ड पीस ऑफ वुड, एक मिनट, एन ओल्ड पीस ऑफ वुड हैज़ 25, अरे यार एक मिनट, has 25.6% as much carbon 14, ठीक है, as much carbon 14 as ordinary wood today। अभी का जो ऑर्डिनरी वुड है, ठीक है, अभी जो आपको मिला है टुडे, ठीक है, उसके कंपेयर में उसके पास कितना है, 25.6% ही कार्बन 14 है। मतलब अगर मैं ये मान के चलूँ कि जब वो पेड़ जिंदा था उसके पास जितना भी कार्बन 14 था, आई डोंट नो कितना होगा, बट 100% अगर उसके पास कार्बन 14 होगा तो अब लेकिन उसके पास सिर्फ 25.6% है। अब वो 25.6% उन्होंने कैसे निकाला, उसमें अपना भेजा मत फ्राई करना। और अच्छा, अब आपको टी हाफ दिया हुआ है कार्बन 14 का, वैसे आपको ये टी हाफ याद होना चाहिए, 5760 ईयर्स। अब अगेन वही क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है आपको उस पर्टिकुलर वुड की एज। बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसा लगता है कि अरे यार न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, टफ टॉपिक है, छोड़ दो, बट देखो छोड़ने लायक इसमें कुछ भी नहीं है, पूरी थियरी है और गिन के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। क्या मैंने बात की कि जब वो पर्टिकुलर टुकड़ा जिंदा था, आई डोंट नो जब वो जिंदा था तब की क्या सिचुएशन है, जब वो पर्टिकुलर टुकड़ा जिंदा था, और एक सिचुएशन है अब की। तो जब वो जिंदा था तब उसके अंदर कार्बन 14 था, लेट्स से उसकी क्वांटिटी थी x, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन x, और अभी उसके पास कितनी है, 25.6% ऑफ दैट x। मतलब अब उसके पास, हमारे पास इतना कार्बन 14 है प्रेजेंटली इन दैट वुड, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों का जो कार्बन 14 है पहले x था और अब इतना हो गया, तो डोंट यू थिंक, हम तो जानते हैं ना कि रेडियो केमिस्ट्री जो है आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अगर आपको ये पता है कि रेडियो केमिस्ट्री फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो हमें ये भी पता होगा कि T = 2.303 डिवाइड बाय लैम्बडा लॉग बेस 10 क्या होता है, लॉग बेस 10 क्या होता है, इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी थी, या इनिशियली वैल्यू कितनी थी, या इनिशियली वेट कितना था, यही होता है ना, ठीक है। अच्छा, लैम्बडा कैसे निकालेंगे मैम, लैम्बडा तो नहीं दिया ना, तो लैम्बडा नहीं दिया है, बट भगवान ने हमें अक्ल दी है। लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा इज नथिंग बट 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, सो टी हाफ इज 5760, ठीक है। लॉग बेस 10 W0 इनिशियली कितना था x, अब कितना है, अच्छा 25.6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.256 टाइम्स ऑफ x, तो ये x और ये x बोलो क्या हो गया, कट गया, 0.256, अच्छा 256, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 2.303, अच्छा डिवाइड में है, ओके। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ वैसे।
0.693, ये 5760 आपका ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा log बेस 10 1 अपॉन में 256 इंटू 10 की पावर -3। लॉग की अगर मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं, जो कि मुझे करना पड़ेगा, अगर log a लिखा है या मान लेते हैं log 1/a लिखा है, मुझे उसको अगर log a लिखना है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे और लॉग को इन्वर्स कर देंगे। ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ है। तो ये हो जाएगा 256 इंटू 10 की पावर -3। अब इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, log a इंटू log b, है ना, log a इंटू b, ये लगा सकते हो बराबर। तो आप उसको लगाओ, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी आपको आती है। अच्छा, 256 का लॉग कैलकुलेटर से गधे जैसे मत निकालना। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर समथिंग लिख सकते हैं, आई थिंक 2 रेज टू द पावर 8 लिख सकते हैं। जैसे कैसा होता है, 256 इज नथिंग बट 16 का स्क्वायर। 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर। तो अब देख लो 2 रेज टू द पावर ये कितना हो गया, 8 हो गया। 256 2 रेज टू द पावर आप उसे क्या लिख सकते हो, 8। तो वो क्या बन जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ log 2। वैसे ये क्या बन जाएगा, -3 टाइम्स ऑफ log 10, है ना। प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करो, यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा। मैं तुम्हें आंसर दे देती हूँ, मेरे पास जो आंसर है वो कि इतना है। तो इतने ईयर्स पुराना है वो आप लोगों का पेड़, जो भी आपको पीस मिला है वुड का, ठीक है। ऐसे करते हैं, चलो बढ़िया है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं अगर रेडियो एक्टिव का सवाल आए तो। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल आपको, जो मैंने बुक कही है ना कि बुक से आप देख लेना, ठीक है, उस बुक से देखकर पढ़ लेना और बताना कि न्यूमेरिकल बने कि नहीं बने, है ना। तो उस पर्टिकुलर बुक को जब आप रीड करोगे तो आपको इस टाइप के सवाल आपको और मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी और कुछ कार्बन डेटिंग के बारे में बात करनी है। तो देखो, कार्बन डेटिंग के मैं और लगे तो न्यूमेरिकल्स ले लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले हम लोग वो दूसरी प्रकार की जो एक और डेटिंग थी, मिनरल डेटिंग, उस मिनरल डेटिंग के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, है ना। उसको क्यों छोड़ना, उसके बारे में भी बात कर लो। वो मिनरल डेटिंग देखो क्या कहती है। कौन सा नंबर था ये, फर्स्ट नंबर, आ जाओ उधर से, 1 मिनट। सेकेंड नंबर में आ जाते हैं। सेकेंड नंबर में अगर आप आ जाओ, दैट इज नोन एज बेसिकली रॉक डेटिंग, या फिर उसको क्या कहा जाता है, हीलियम डेटिंग। हीलियम क्यों कहा जाता है, अभी आपको इसकी रिएक्शन देखकर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, रॉक डेटिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली रॉक डेटिंग आप तभी एप्लीकेबल है आप लोगों की, ठीक है, तभी एप्लीकेबल है जब आप लोगों के पास कोई नॉन लिविंग मतलब जो अभी भी नॉन लिविंग है और कई सालों पहले भी वो नॉन लिविंग ही था, या फिर अगर आपके पास कोई रॉक है, या फिर अगर आपके पास कोई मिनरल्स है, तो आप उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस डेटिंग को आप क्या करते हो, यूज़ करते हो, ठीक है। तब आप इसको क्या करते हो, यूज़। अच्छा, अब इसके अलावा हम लोग रॉक्स की, मिनरल्स की, ओर्स की, अगर आपको एज निकालनी है कि मतलब ये ओर अभी जो हम एक्सट्रैक्ट किए हैं धरती से, ये आज से कितने साल पुराना है ना, तो आपको रॉक डेटिंग काम आएगी। और जो ओर्स हम लोग स्पेसिफिकली जिनके लिए ये डेटिंग यूज़ करते हैं वो होते हैं यूरेनियम के ओर, ठीक है। आप यूरेनियम के ओर कितने साल पुराने हैं आप ये पता करने के लिए करते हो, या थोरियम के ओर्स के लिए आप ये पर्टिकुलरली ये डेटिंग यूज़ करते हो, ठीक है। पर्टिकुलरली या तो यूरेनियम के लिए की जाती है, या तो ये पर्टिकुलर डेटिंग किसके लिए की जाती है, थोरियम के ओर्स के लिए की जाती है। अच्छा, ठीक है। अब अगर 2 ऑप्शंस हैं, एक है थोरियम और दूसरा है हम लोगों के पास यूरेनियम, ठीक है। एक एक पे बातचीत कर लेते हैं पहले, फटाफट। थोरियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एवरीबडी नोस कि थोरियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 90, और इसका एटॉमिक मास मैंने ले लिया फिलहाल 232, ठीक है। ये डीके करेगा, अब क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो डेफिनेटली डीके करेगा, और हम लोगों ने सीरीज़ पढ़कर रखी है, तो ये थोरियम सीरीज़ की मैं बात कर रही हूँ। थोरियम सीरीज़ एक नेचुरल सीरीज़ है, जो मैंने पढ़ाया था, याद करो कुछ दिनों पहले, डिसइंटीग्रेशन सीरीज़
मैंने बताया था सारी की सारी नेचुरल सीरीज बेसिकली किस में जाके टूटती हैं, लेड में टूटती हैं, हैविंग एटॉमिक नंबर 82 एंड थोरियम वाली सीरीज लेड को कौन से एटॉमिक मास में लेकर जाती है, 208। इस दौरान 6 अल्फा पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं और इस दौरान 4 बीटा पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं। ये 6 अल्फा हुए, 4 बीटा हुए, इसकी कैलकुलेशन करना भी सिखाया है, राइट। और साथ ही साथ में तुमको ये भी सिखाया है, ये पूरी की पूरी सीरीज में याद रखना। यूरेनियम की अगर मैं बात करूँ तो एक हमने यूरेनियम सीरीज को भी पढ़ा था। हमने टोटल 4 प्रकार की सीरीज पढ़ी थी, थोरियम सीरीज, नेपट्यूनियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज, बराबर। ये 4 प्रकार की हमने सीरीज पढ़ी थी, हाँ ठीक है। जिसमें से नेपट्यूनियम आर्टिफिशियल थी, बाकी सब नेचुरल थी, तो यूरेनियम भी नेचुरल में आती है। तो 92 इसका एटॉमिक नंबर, यूरेनियम एटॉमिक मास इज 238, ये डीके होता है। और जितनी भी नेचुरल सीरीज होती है ना, सब लेड बनाती हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर सबका 82 होता है, बट एटॉमिक मास सबका चेंज आता है। जैसे थोरियम सीरीज में जो लेड बना वो 208 का था, तो यूरेनियम सीरीज में जो लेड बनता है ना, ये 206 का। मैंने कहा था ये याद रखना। अच्छा, प्लस इस प्रोसेस के दौरान भी कुछ अल्फा पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं, कुछ बीटा पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं। तो यहाँ जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं उनकी संख्या होती है 8 और जो बीटा पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं उनकी संख्या होती है 6। ये डेटा मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। अब तुमने किया कि नहीं किया वो मुझे नहीं पता, बट मैंने कहा था। खैर, इसमें से अभी मैं कोई भी एक सीरीज को लेट कर रही हूँ। लेट से मैं थोरियम सीरीज को मैंने उठा के लाया, थोरियम सीरीज को मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया, ये मेरी पर्टिकुलर थोरियम सीरीज है, ठीक है। अच्छा, बाजू में उसके अल्फा वगैरह के बारे में भी लिख देते, 6 अल्फा प्लस 4 बीटा। अब देखो, जब पहली बार ये पर्टिकुलर और ताज़ा बना होगा, यानी कि मैं t=0 की बात कर रही हूँ, तो t=0 में थोरियम कुछ भी डीके नहीं हुआ है क्योंकि वो जस्ट अभी पैदा हुआ है। तो मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन थी कितनी, A है ना। कंसंट्रेशन बोलो कि मोल्स बोलो या एक्टिविटी बोलो, जो बोलना है बोलो। इनिशियली ये A था, उस वक्त क्योंकि डीके कुछ हुआ ही नहीं है तो ये 0 0 0 0 रहा होगा, बराबर। अच्छा, अब मुझे कई सालों बाद खुदाई करते वक्त मुझे ये पर्टिकुलर और मिला। मुझे नहीं पता इसकी एज क्या है, बट जो भी इसकी एज रही होगी, ठीक है, जो भी इसकी एज रही होगी, उस एज तक आते आते इसका कुछ तो डीके हुआ होगा, कुछ तो थोरियम में से कम हुआ होगा। तो लेट से थोरियम में से x कम हुआ, थोरियम में से x कम होगा तो यहाँ पे भी x बनेगा, यहाँ पे 6x बनेगा और वहाँ पे गधे समान 4x मत लिख देना, बीटा पार्टिकल से मुझे कोई मतलब नहीं है, छोड़ो उसको। यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ x बनता है। अब देखो, इसे हीलियम डेटिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा अजम्पशन है वो अजम्पशन ये है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि कंप्लीट 100%, ठीक है, 100% हीलियम वॉज ट्रैप्ड। पूरी की पूरी हीलियम अभी भी उस मिनरल में, ठीक है, या उस पर्टिकुलर रॉक में, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर ओर में बोलो क्या है, ट्रैप्ड है। ये हम मान के चलते हैं। बीटा का मुझे नहीं पता, बीटा में जाओ भी मत, हम ये मान के चलते हैं कि उसके अंदर ट्रैप्ड है। और हम हीलियम की मदद से, ठीक है, उस अल्फा पार्टिकल, देखो अल्फा पार्टिकल सब बेसिकली हीलियम ना, He2+, हम उस पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल की मदद से इसकी एज निकालते हैं। और हाँ, एज निकालने का वही फार्मूला यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको हीलियम डेटिंग कहते हैं। आपका अगर आपको एज निकालनी है तो T = 2.303 अपॉन में लैम्बडा log बेस 10। इनिशियली मतलब थोरियम की एज निकालनी है तो इनिशियली जब पहली बार जब वो और बना होगा तो उस वक्त वो कितना था, ठीक है, और अब जब आपको मिला है नाउ, ठीक है, तब अब वो कितना है, 80, मतलब कितना बचा, उस और का कितना बचा। इस पर्पस के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है, ये ऐसा काम होता है, ठीक है, ये इस तरीके की हरकत। इसीलिए अगर आप यूरेनियम सीरीज़ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है, अगर आप यूरेनियम सीरीज़ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसको यूरेनियम डेटिंग भी कह सकते हो, थोरियम डेटिंग भी कह सकते हो, बट हीलियम डेटिंग इसको क्यों कहा, क्या ये क्लियर है? क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हीलियम अभी भी उतने का उतना ही है। लेकिन मैडम हमें क्या फ़ायदा हो रहा है आपके इस हीलियम डेटिंग से?
मतलब आप हीलियम के रिस्पेक्ट में ही क्यों, क्योंकि अब जब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगी ना तब तुम्हारे भेजे में बात भेजिए, अच्छा इस वजह से, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। बट अभी जो पॉइंट्स बताने के थे वो पॉइंट्स तो क्लियर है कि यूरेनियम डेटिंग क्या है, किस तरीके से अपन उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यूरेनियम का आप यूज़ कर रहे हो तो यूरेनियम डेटिंग, अगर थोरियम का यूज कर रहे हो तो थोरियम डेटिंग, ठीक है, ये कहानी है। अच्छा बढ़िया है। अब इसके सवाल देख लेते हैं, एक आधी सवाल देखो इस तरीके के कैसे आएंगे। आपको ये बोल देगा कि जब पहली पहली बार वो पर्टिकुलर ओर ज़मीन में था तो उस दौरान वो इतने ग्राम का था। मान लेते हैं तुमने आज ताज़ा ताज़ा एक यूरेनियम का ओर ज़मीन में गाड़ दिया, ठीक है, तुमने ताज़ा ताज़ा एक पर्टिकुलर यूरेनियम का ओर, ठीक है, आपने क्या कर दिया, गाड़ दिया। अब आप ये देख रहे हो, आप तो नहीं देख सकते, खैर आपके आगे आने वाली पुश्तें, और आपने उस यूरेनियम के ओर के बाजू में लिख भी दिया कि अभी फ़िलहाल मैं ये पर्टिकुलर ओर यहाँ पे गाड़ रहा हूँ, ठीक है, और उस ओर की इतने ग्राम का ये ओर है। फिर आपके कई सदियाँ बीतती गई बीतती गई बीतती गई बीतती गई, कभी तो खुदाई उदाई होगी लेट से, और उस पर्टिकुलर खुदाई में मान लेते हैं किसी को वो पर्टिकुलर चिट्ठी मिल गई, वो इंसान देखेगा अच्छा इतना था इनिशियली, ठीक है, वैसे कोई चिट्ठी रखता नहीं है बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। फिर वो निकालेगा कि अच्छा अब कितना है, वो ये देखेगा कि अब कितना है, तो जब वो ये देखेगा कि अच्छा अब इतना है तो उन दोनों का रेशो वेशो लेके वो टी कैलकुलेट कर सकता है और वो ये बता सकता है कि हाँ करके इतने साल पहले जब हमने गाड़ा था तब ये वाली चीज़ हम लोगों की कुछ इस तरीके की थी। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और न्यूमेरिकल देखने के बाद जैसा मैंने बताया कि किसी भी एनिमल की बॉडी में ब्लड कितना होता है इस पर बातचीत करके फिर इस चैप्टर को हम लोग अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन इस तरीके का है तुम लोगों के पास कि आप लोगों के पास यू हैव थोरियम सीरीज़, ठीक है। अब थोरियम सीरीज़ अगर कोई आपसे कह रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि थोरियम सीरीज़ क्या है। इसीलिए मैंने जब सीरीज़ वाला पार्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि आपको सीरीज़ में क्या होता है क्या नहीं होता है ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने, ठीक है, यू हैव थोरियम सीरीज़, ठीक है, ओर ऑफ थोरियम वॉज फाउंड आउट, ठीक है, आपने थोरियम का जो ओर है वो पर्टिकुलर ढूंढ के खोद के निकाल लिया, अच्छी बात है, निकाल लिया। अच्छा, एंड यू फाउंड दैट, ठीक है, और आपने ये देखा कि आपको वो जो पर्टिकुलर ओर मिला है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ओर के पास 8 × 10⁻⁻5 ml हीलियम है, ठीक है। और अभी ऑब्वियस है क्योंकि वो थोरियम डिसइंटीग्रेट हुआ होगा इतने सालों में, तो अब आपके पास जो थोरियम है वो थोरियम इतना ग्राम है, ठीक है, ये थोरियम आप लोगों का इतना ग्राम है, ठीक है। अब आपको ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एज पूछी जा रही है, ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको हाफ लाइफ के बारे में डेटा दिया होगा ताकि आप लैम्बडा निकाल सको, तो इतनी हाफ लाइफ होती है आप लोगों के थोरियम की। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो थोरियम सीरीज़ है यहाँ पे सबसे बड़ी हिंट हम लोगों की। थोरियम सीरीज़ अगर आपको यहाँ दी हुई है इसका मतलब यहाँ पर ज़रूर कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स बाहर गए होंगे, 6 अल्फ़ा पार्टिकल्स बाहर गए होंगे, है ना, वेरी गुड। अगर 6 अल्फ़ा पार्टिकल्स बाहर गए हैं, अच्छा, तो इसका मतलब अभी जो आपको इतना ml हीलियम मिला है वो इन्हीं 6 अल्फ़ा पार्टिकल्स की वजह से होगा डेफिनेटली। तो 6 अल्फ़ा पार्टिकल्स इज इक्विवेलेंट आप लोगों के किसके, 8 × 10⁻⁻5 ml हीलियम के। ml को अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूँ तो मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और डिवाइड में कर देती हूँ किससे। अब देखो हीलियम एक आइडियल गैस है और क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया है तो आप ये मान के चलिए कि एसटीपी पे बातचीत चल रही है, आप ये मान के चलिए कि बातचीत किस पे चल रही होगी, एसटीपी पे बातचीत चल रही होगी। तो एसटीपी पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है। तो अगर हमारे पास इतने लीटर ऑफ गैस हैं तो अगर आप 22.4 से उसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने मोल्स ऑफ हीलियम है ना, आपको यही पता चल जाएगा ना कि आपके पास कितने मोल्स ऑफ हीलियम है, राइट। अच्छा, अब अगर मैं थोरियम सीरीज़ की देखूं, थोरियम सीरीज़ को अगर मैं देखूं तो थोरियम सीरीज़ के अकॉर्डिंग अभी आपको अगर थोरियम मिलता है
अगर आपको एक थोरियम मिलता है तो उसके एक थोरियम के हिसाब से आपके पास कितने अल्फ़ा होने चाहिए, 6x अल्फ़ा होने चाहिए। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 6x। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में 3 इंटू 22.4 ये हो जाएगा। चलो कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। तो 3 है इंटू में 22.4 है, तो नीचे वाली जो क्वांटिटी है ये आ गई 67.2 और ये ऊपर में 10 की पावर -8, ठीक है। 4 को डिवाइड कर दिया 67.2 से तो ये आ गया 0.059 10 की पावर -8, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 0.06 इंटू 10 की पावर -8, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 6 इंटू 10 की पावर -10। ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। सोचो, दिमाग लगाओ, अगर x की वैल्यू ये है तो कल को क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि अभी जो थोरियम मिला है उस थोरियम में लेड कितना है, क्योंकि ऑब्वियसली डिसइंटीग्रेट होकर लेड बना होगा, तो लेड तो x की क्वांटिटी में बना होगा, तो आपको लेड के रिस्पेक्ट में भी सवाल पूछ सकता था। लेकिन अभी हमको इतना तो पता चल गया ना कि हमारे पास इतने सालों में कितना पर्टिकुलर x बाहर गया, हमें ये पता चल गया कि इतने सालों में इतना पर्टिकुलर x बाहर गया। अगर आपको x की वैल्यू पता चल चुकी है, ठीक है, इतना बाहर गया, तो अगर मैं पूछूंगी कि बचा कितना, तो आप बोलोगे कि मैडम अगर आपको बचा कितना निकालना है तो आपको a - x करना पड़ेगा। a आपको कितना दिया है, a मतलब अभी कितना है, a मतलब सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, x मतलब आपको ये है कि कितना गया। अच्छा, तो बचा कितना, तो देखो बचा कितना के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है 5 इंटू 10 की पावर -7 ग्राम, है ना, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है 5 इंटू 10 की पावर 7 ग्राम, यानी कि आपको a - x बचा कितना है इसकी वैल्यू दी है 5 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम। 232 से मैं डिवाइड कर रही हूँ ताकि मेरे आंसर मेरा मोल्स में आए, क्योंकि ऊपर जो डेटा निकला है वो भी मोल्स में ही निकला है। तो कितना बचा मुझे ये पता है, लेकिन इनिशियली कितना था ये नहीं पता। क्या हम निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। आपको a कैलकुलेट करना है, आपको x की वैल्यू पता है 6 इंटू 10 की पावर -10, आपको a - x की वैल्यू पता है 5 अपॉन 232। चलो डिवाइड कर लेते हैं, 5 डिवाइड बाई 232 0.02, ठीक है, 0.021 10 की पावर -7। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 21 इंटू में कितना 10 की पावर -10, ठीक है। अच्छा, इसको इधर प्लस में ले आए तो 6 इंटू 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 अगर कॉमन निकालने तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 10 की पावर -10। ये a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू, सही कह रहे हैं, किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू। अब अगर मुझे कोई इसका t पूछ रहा है तो t के लिए पहले लैम्बडा निकाल लो, क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई t हाफ। तो t हाफ इस क्वेश्चन का मैं आपको कितना दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 की पावर 10, तो ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है। अच्छा, फिर अभी टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालते हैं 2.303 डिवाइड बाय लैम्बडा, तो डिवाइड बाय लैम्बडा कितना होगा 0.693, ठीक है, अपॉन में वो क्वांटिटी है, तो बेसिकली वो क्वांटिटी इस तरीके से ऊपर ही जाने वाली है मल्टीप्लिकेशन में। लॉग बेस 10, बोलो लॉग बेस 10 क्या, a0 अपॉन 80, मतलब इनिशियली कितना था, तो इनिशियली तो 27 इंटू 10 की पावर -10 था, अपॉन 80 मतलब कितना बचा, अभी कितना है, तो अभी कितना है मतलब आपको अभी कितना है यार 21 इंटू 10 की पावर -10 है अभी, है ना। a - x की वैल्यू क्या है 21 इंटू 10 की पावर -10, तो आपके पास ये पता है कि 21 इंटू 10 की पावर -10। अब बस न्यूमेरिकल वैल्यू है, सॉल्व करो, आंसर निकालो, t आ जाएगा। वैसे इस तरीके का डेटा देकर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर उसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपसे कुछ अच्छा खासा पूछेगा, अच्छा खासा मतलब जिसमें फटाफट कैंसिलेशन होती है, फटाफट आंसर आता है, इस तरीके का, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ इस कैटेगरी का, आंसर आप निकाल लेना, वैसे मत ही निकालो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। किस टाइप से इसके क्वेश्चन आते हैं इसे बताने के लिए आपको दिया जा रहा है, इतने लेंदी क्वेश्चन अब मेंस वगैरह में नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ छोटा मोटा पूछेगा बट तड़कता भड़कता पूछेगा।
एक यूरेनाइट ओर है, मतलब समझ जाओ यूरेनियम सीरीज की बात कर रहा है। द वेट ऑफ Pb206 इज 20.6% द वेट ऑफ U प्रेजेंट। ठीक है, मतलब जितना भी U था, मुझको नहीं पता कितना था, उस था का अभी Pb कितना है उसका 20.6, क्योंकि यूरेनियम सीरीज में Pb प्रोड्यूस होता है ना। हाँ बिल्कुल होता है। टी हाफ दिया है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। अगेन वही सवाल, आपको एज बतानी है उस पर्टिकुलर मिनरल की। ठीक है, ओके। तो देखो ध्यान से सुनो, जो लेड डिसइंटीग्रेट यूरेनियम के डीके होने से जो लेड बना, वो लेड 20.6% है यूरेनियम जो इनिशियली मौजूद था उसके वेट की। मुझे नहीं पता कि इनिशियली यूरेनियम कितना था, तो लेट, ठीक है, W0 किसका, यूरेनियम का, वो मान लेती हूँ मैं x ग्राम बराबर। तो उसके, अच्छा x नहीं लेते यार, कुछ और ले लो, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले में a माइनस एक्स ऑलरेडी लेते हैं ना, तो इसको ले लेते हैं लेट से q ग्राम। q भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, मैं अपने नाम का इनिशियल ले लेती हूँ। नहीं, u तो पहले ही यूरेनियम है, रुको क्या लें फिर, ए भी नहीं ले सकते, सी ग्राम ले लो, सी ग्राम। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि अभी अभी जब हमने खुदाई की, हमको जो ओर मिला, उस पर्टिकुलर ओर के अंदर में हमने देखा कि जो यूरेनियम है नाउ WT में जो आपका लेड है, उस लेड का वेट कितना है 20.6%, यानी कि 20.6/100। ठीक है, टाइम्स द वेट विच वॉज प्रेजेंट। तो कितना है, सी लिख दो उसकी जगह, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कितना प्रेजेंट था। खैर, तो मुझको अभी के हालात के अकॉर्डिंग Pb का वेट पता चल गया। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो Pb मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, x। यानी कि ये जो क्वांटिटी मुझे मिली वेट वाइज, नॉट मोल्स टाइम्स, ये कौन है, हम लोगों का x है। ये बेसिकली x की वैल्यू है। डू यू अंडरस्टैंड, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। ओके, ठीक है, क्लियर है। आपको टी हाफ दिया है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली लैम्बडा कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.693 अपॉन में कितना 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स, यहाँ से आप लोगों का लैम्बडा आ जाएगा। लैम्बडा से भी सब कुछ सॉर्ट आउट है। जब हम log बेस 10 लेते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या लेते हैं, W0, है ना, जो हम लोग फॉर्मूला लेते हैं T = 2.303 डिवाइडेड बाय लैम्बडा log बेस 10। तो यहाँ होता है W0 अपॉन में WT। W0 क्या आपको पता है, हाँ, वो मैंने कितना अज्यूम किया है, C अज्यूम किया है। ठीक है, क्या आपको WT पता है, WT मतलब कितना बचा, तो यानी कि इनडायरेक्टली A माइनस एक्स पूछा जा रहा है आपसे, A माइनस एक्स मतलब इनिशियली जितना था माइनस एक्स। इनिशियली कितना था, C था, माइनस एक्स। एक्स आपको क्या पता है, हाँ हमको एक्स पता है, क्यों, इसी को तो एक्स कहते हैं। यानी कि 0.206 टाइम्स ऑफ C, ये हम लोगों का A माइनस एक्स है। ठीक है, अब C ऊपर ही रहेगा। ठीक है, C में से आप नीचे क्या करो, 0.206 माइनस कर दो, कितना हो जाना है उसने, वो हो जाएगा 0.794। तो यानी कि मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, 2.303 अपॉन में लैम्बडा यानी कि 0.693। अच्छा, 4.5 तो खैर ऊपर ही पहुंच जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ log बेस 10 W0 ये कितना है आप लोगों के पास, C, और नीचे WT ये आपके पास कितना है, 0.794 टाइम्स ऑफ C। ये और ये खट गया, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। मत करना कैलकुलेशन, तुम्हें इससे सिखाने के पर्पज़ के हेतु किया जा रहा है। अगर तुमको पेपर में लेट से ये सवाल दिया जाता, तो ये सवाल इस तरीके से दिया जाता कि लॉग के अंदर एक अच्छी वैल्यू जनरेट हो रही हो। ठीक है, इस तरीके से गंदी वैल्यू नहीं। और अगर मान लेते गंदी वैल्यू जनरेट हो भी रही है, तो आपको कुछ ना कुछ
बाजू में इंफॉर्मेशन दी होगी जिसके भरोसे आप लॉग बेस 10 794 निकाल सकें। दूसरी चीज़ जो मैं बता दूं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बार बार ना ये चीज़ कई बार हिट मारती है। 2.303 अपॉन में 0.693 ये बार बार हिट करता है आके। तुम देख रहे हो ना, बार बार मैं लैम्बडा की वैल्यू पुट करती हूँ, ऊपर में 2.303, नीचे में 0.693, बार बार हिट करता है। तो ऐसे में मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ, पेपर में इतना वक्त नहीं होता है कि इसका डिवीजन करें। आप इसको याद रखिए कि ये वाली चीज़ 3.3 होती है अप्रॉक्स, ख़त्म कहानी। आपका समय बच जाएगा काफ़ी, और कुछ नहीं। लेकिन वही है कि ऐसे सवाल बेसिकली नहीं पूछे जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की डिमांड हो, ठीक है, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। और अगर पूछे गए भी तो मैं एक तुम्हें सैम्पल क्वेश्चन दे रही हूँ, उस सैम्पल क्वेश्चन के टर्म्स से पूछे जाएंगे। ये तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया ना उसी के जैसे ही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, द एनालिसिस ऑफ अ मिनरल ऑफ यूरेनियम। आप समझ रहे हो, क्योंकि हम लोग यूरेनियम को बहुत बार यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर डेटिंग को अगर आप यूरेनियम के लिए यूज़ करें तो उसको यूरेनियम डेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। रिवील्स दैट रेशियो ऑफ मोल, अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे मोल्स के टर्म्स में बात हो रही है, चलेगा। मॉलिक्यूल के टर्म्स में होगी तो भी कर लेंगे, एक्टिविटी के टर्म्स में होगी तो भी कर लेंगे, क्या जाता है, ठीक है। आपको इस बार मोल्स का रेशियो दिया है, ठीक है। अच्छा, इन सैंपल मतलब आपने कहीं खुदाई की, उस खुदाई से आपको जो भी सैंपल मिला, उस सैंपल में यूरेनियम का और लेड का जो रेशियो है वो 0.2 है, ठीक है। अच्छा बढ़िया है। अब आपको अगेन वही क्वेश्चन, एज बराबर बोलो कितना। ऑप्शन सुन लो, या ऑप्शन क्या है, 1/λ ln 5/4। मतलब इस बार आंसर सिर्फ हमें निकाल के छोड़ देना है, उसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। लैम्बडा के लिए तक देखो इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दी गई है। सी 1/λ ln, ठीक है, 4/1, डी 1/λ ln 6/5। ये आपका क्वेश्चन है। आंसर मैं बता देती हूँ, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप निकालिए, जो ऊपर सिखाया है ना उसी के जैसा है। अब देखो थोड़ी बहुत तो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा ही ना, ठीक है, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन देखने को मिलेगा। ऐसा तो ही ना हो सकता है कि जैसा सिखाया गया है वैसे ही मिले। ऊपर वाला वेट के टर्म्स में था, ये मोल के टर्म्स में है। हो सकता है तुमको जो क्वेश्चन पूछा जाए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एक्टिविटी के टर्म्स में हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना कंसेप्ट नहीं बनाना है। कंसेप्ट सिर्फ सादा सा सिंपल सा इतना सा है, जो भी इनिशियल वैल्यू है नॉट वाली वो ऊपर की तरफ रहेगी, और जो फाइनल वैल्यू है मतलब जो बची कुची है, चाहे वेट बचा कुचा हो चाहे मोल्स बचा कुचा हो, वो कहाँ पे रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं आज रात को एक शीट शेयर करूँगी, आपको उसके वाया प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़, आपको जो टेक्स्ट बुक मैंने बताई थी उस टेक्स्ट बुक के पीछे में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको वाली चीज़ क्या करनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। ये मोर देन सफिशिएंट है रेडियो एक्टिविटी या फिर मैं कहूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे।